नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? तुम फट से क्या कहोगे? जल्दी कमेंट में बताओ। वेरी नाइस सर। नेचर ऑफ रूट्स इस सिचुएशन में इमेजिनरी होगा, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड। क्या कह रहा है सवाल? कान लगा के सुनते हैं। हाँ भैया, अच्छा 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 अच्छा, ओ ऐसा है। सीबीएसई के लिए पता नहीं के बराबर 1 कितना फेवरेट है। सीबीएसई का ये के बराबर 1 से क्या ऑब्सेशन है, आज तक मैं नहीं समझ पाया भैया। हेलो मेरे प्यारे प्यारे निंजास, तो आपके वन एंड ओनली एनिमे फैन प्रिंस सेंसे आपके सामने आ चुके हैं इन्फिनिटी फाउंडेशन 9th एंड 10th चैनल पे एक और शानदार, जानदार, ताबड़तोड़ सा सेशन लेकर। आज के सेशन में अब अपने क्लास 10th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेस्ट टॉप 15 क्वेश्चंस देखेंगे। जी हाँ, इस चैप्टर के हजारों सवालों में से तुम लोगों के लिए अच्छा खासा समय लगाकर अपने पूरे एक्सपीरियंस को यूज करके सिर्फ 15 सवाल छांट के लाया हूं। इस गारंटी के साथ लाया हूं कि भैया अगर तुमने आज का ये छोटू सा सेशन, आज का ये टॉप 15 क्वेश्चंस का सेशन अच्छे से देख लिया तो इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे। इस चैप्टर के सारे वैरायटी ऑफ सवाल तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे, तुमको सॉल्व करना आ जाएंगे। और भैया जी, इतने अच्छे तरीके से तुम पढ़ लोगे कि इस चैप्टर का कितना भी टेढ़ा सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तुम जरूर से सॉल्व करके आओगे, चाहे तुमने बेसिक मैथ्स ली है या स्टैंडर्ड मैथ्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सेशन की कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सर जी। तो सवाल की कहानी कुछ यूं है कि सवाल के अंदर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और सवाल देने वाले भैया ने हमसे इसका डिस्क्रिमिनांट पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे सर जी? तो इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने का लॉजिक ये होता है कि सबसे पहले हम अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए बी और सी निकालते हैं। एक बार ए बी और सी आ गया, उसके बाद डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला हम जानते हैं जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डेटा पुट करेंगे, आंसर हमारे सामने होगा। तो फटाफट ये काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो सर जी इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो कंपेयर करने के बाद बहुत क्लियरली हमें यहाँ पे दिख रहा है सर जी कि a की वैल्यू है 3√3, b की वैल्यू है 10, c की वैल्यू है √3। क्लियर कहोगे? हाँ सर, क्रिस्टल क्लियर। अब सर जी हम बहुत अच्छे से डिस्क्रिमिनांट जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहोगे हाँ सेंसे। डेटा पुटिंग करेंगे सर जी तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 3√3 इंटू सी की वैल्यू है √3। सॉल्व करेंगे सर जी 10 का स्क्वायर 100 माइनस, ध्यान दीजिएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया सर जी, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 100 में 36 घटाओगे 64, आंसर निकल के आएगा। तो सर जी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाल लिया है, 64 निकल के आ रहा है। ऑप्शंस में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? तुम फट से क्या कहोगे? जल्दी कमेंट में बताओ। वेरी नाइस सर। नेचर ऑफ रूट्स इस सिचुएशन में इमेजिनरी होगा, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सर जी 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। इस टाइप के सवाल आगे भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल एक और धुआंधार सवाल। क्या कह रहा है सवाल? कान लगा के सुनते हैं। हाँ भैया, अच्छा 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 अच्छा, ओ ऐसा है। चलिए तो सवाल क्या कह रहा है जान लेते हैं। तो सर सवाल की कहानी कुछ यूं है कि सवाल कह रहा है कि p एक प्राइम नंबर है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। सवाल ने बोला कि p एक प्राइम नंबर है, p के फैक्टर्स होंगे। हाँ सर होंगे। तो इस प्राइम नंबर p के जो भी फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स को रूट्स अज्यूम करते हुए अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी दिखेगी? तुम कहोगे सर इतना तैयार हो रही है तो अच्छी ही दिखेगी। अरे भैया कैसी दिखेगी का मतलब हो गया इनमें से कौन सी होगी। कहोगे हाँ सर, सवाल समझ गए। तो सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? तुरंत तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे। तो सवाल ने बोला कि p के फैक्टर्स ही रूट्स का काम कर रहे हैं। ठीक है सर जी। तो p के फैक्टर्स अगर हमें मालूम चल गए तो हमें अपने बनने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मालूम चल गए।
और सर बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है कि अगर हमें रूट्स पता होते हैं तो वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं। एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म जनरेट हो गई, अब वहां पे ऑप्शन से मैच करके देखेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाएगा। बस सर जितना ही काम करना है, फटाक से कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से बोर्ड पे, तो सर p एक प्राइम नंबर है, ठीक, तो p के फैक्टर्स क्या होंगे। तो आप तुरंत यहां पे कह दीजिएगा कि सर चूंकि p एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। तो भैया वन एंड इटसेल्फ यानी कि p। तो सवाल ने क्या बोला कि जो p के फैक्टर्स होंगे वही मेरे आगे बनने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे, यानी ये भी रूट का काम करेगा, ये भी रूट का काम करेगा। कहोगे हाँ से क्लियर। अब भैया जी अगर ये मेरे रूट्स हो गए तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जनरेट करने के लिए मुझे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो भैया यहां से देख रहे हैं सम ऑफ रूट्स को एस बोले तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, वन प्लस पी, पी प्लस वन, कुछ भी बोल दो। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा सर, प्रोडक्ट करोगे p इंटू वन, पी हो जाएगा। कहोगे हाँ सेंस है। तो अब यहां पे अपना जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें कि ये रूट्स का काम करेंगे। तो सर ऑप्शन को देख के समझ में आ रहा है कि x वेरिएबल पे जनरेट करना है, तो ये हो जाएगा k इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर जीरो, वेयर k इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। तो डेटा पुटिंग यहां पे करे सर जी, तो k इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना हो गया भैया जी, तो p प्लस वन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना हो गया भैया जी p, इतना बराबर जीरो। अब सर जी इसको अगर मैं यहां ऑप्शन से मैच करूं तो बहुत क्लियरली देख के हिंट मिल रहा है कि k को वन रखा गया। और इन जनरल भी मैंने तुम लोगों को सिखाया था पॉलिनोमियल में भी कि जनरली सीबीएसई वालों को k की वन वैल्यू से बेइंतहा मोहब्बत है। तो ज्यादातर जो इस टाइप के सवाल सीबीएसई बनाता है वहां k को वन ही पुट करता है भैया जी। तो इन ऑप्शंस को भी देख के पता लग रहा है कि k को वन पुट करके आंसर बताया गया है। तो अगर मैं यहां पे k को वन पुट करूं सर जी, तो मेरे पास ऑप्शन के हिसाब से निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी बराबर जीरो। कहोगे हाँ सर, क्या आपको ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है, चेकआउट करिए। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस पी बराबर जीरो बिल्कुल बी में दिख रहा है। अब इस कंपोजिट प्राइम वाले सवाल से ना मेरे दिमाग में कुछ आया, किसी को अपना पार्टनर कंपोजिट नंबर जैसा नहीं चाहिए, लेकिन सभी को लाइफ में स्वैग दिखाना है कंपोजिट नंबर वाला। सोचिएगा क्या मैंने बोला। तो भैया एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि 2022-23 वाले सेशन में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं सर जी। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही शानदार सवाल, लाइफ की सीख देने वाला सवाल। कैसे लाइफ की सीख देगा आगे देखेंगे, पहले सवाल देखते हैं। सवाल ने भैया यहाँ पे एक इक्वेशन दी जो कि देख के पता लग रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और भैया इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सवाल हमसे कोफिशिएंट ए बी सी के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है भैया जी, तो कह रहा है कि दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ बी, ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ सी। यानी कि सर जब हम शुरू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं तो वहां पे हम पढ़ते हैं कि इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाने के लिए एबीसी की क्या कंडीशन होती है, उन्हीं कंडीशंस पे सवाल बना दिया। बेहतरीन सवाल सर जी। तो उन कंडीशंस को याद करेंगे तो बहुत क्लियरली हमें याद आता है कि सर कंडीशंस कहती है कि बी कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं मिला। सर सी दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं मिला। ए सर दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ के। तो सर बी और सी दुनिया के कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी, जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन ए पे कंडीशन ये है कि सर ए हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो टाइप का रियल नंबर होना चाहिए। यानी कि सर ए दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है जीरो को छोड़ के। तो सर यहां पे ऑप्शंस के हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि राइट आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि बी में ही ये बात बोली गई है
कि भैया कंडीशन हो जाएगी फॉर ऑल नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ ए, बात वही हो गई। ए जीरो को छोड़ के दुनिया का कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया ए कैन बी ऑल नॉन जीरो वैल्यूज, ए कैन बी ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। सही बात है सर जी, मजा आया सवाल में, कहोगे हाँ सर बेहतरीन सवाल था, शानदार सवाल था। अब देखो ये सवाल सीख क्या देके जाता है, ये सवाल सीख ये देके जाता है कि अगर आपके लाइफ का बैंक बैलेंस जीरो है तो आपको पूरे सोसाइटी में कोई भी इज्जत नहीं देगा, चाहे वो आपके खुद के माँ बाप क्यों ना हो, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर क्यों ना हो, या आपके आसपास के दोस्त ही क्यों ना हो। भैया इस सवाल में भी दिख रहा है ना कि जिस तरीके से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने ए की जीरो वैल्यू को इज्जत नहीं दी, तो इसी तरह का याद रखना कि भैया जीरो बैंक बैलेंस वाले इंसान को कोई इज्जत नहीं देता है। तो इसलिए थोड़ा लाइफ में मेहनत करिए, अभी टाइम है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। कहोगे सर आज बहुत रोस्ट कर रहे हो, इतना रोस्ट मत करो। चलो अब नहीं करूंगा ज्यादा रोस्ट। चलो सर अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल एक और बहुत सिंपल सा येट मजेदार सा एमसीक्यू सवाल कह रहा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, और यहां ऑप्शंस में रूट से रिलेटेड बात हो रही है। क्या क्या ऑप्शंस है? तो भैया अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ज्यादा से ज्यादा दो रूट, कम से कम दो रूट, एग्जैक्टली दो रूट, कम से कम एक रूट। तो आप तुरंत यहां पे कहिएगा कि सर दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दुनिया का कैसा भी आंगड़ू बांगड़ू टांगड़ू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दुनिया के हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जैक्टली दो रूट्स होते हैं, ना कम ना ज्यादा। भाई रात में दो ही रोटी खाता है, ना कम ना ज्यादा। तो याद रखिएगा दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसके एग्जैक्टली दो रूट्स होंगे, ना कम ना ज्यादा। और एनसीईआरटी में ये लाइन गलत लिखी हुई है, एनसीईआरटी में ये वाली बात थोड़ी गलत लिखी हुई है, तो इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा सर जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात इस सवाल के थ्रू मैंने आपको सिखाया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रैशनल कोएफिशिएंट्स whose one root is 1 plus root 2 is। अब देखो ये बहुत प्यारा सवाल है। पिछले 3 साल से, बहुत पुराना नहीं, पिछले 2 से 3 साल से ना इस वैरायटी पे घुमा फिरा के किसी ना किसी सेट में सवाल आ रहा है। सबसे पहले ये समझो कि अगर हमें कहा जा रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल कोएफिशिएंट्स है, उसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यह है कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स है, क्या होते हैं कोएफिशिएंट्स? ए बी सी, ये रैशनल नंबर है। कभी भी बोले कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रैशनल कोएफिशिएंट्स है, इसका मतलब हो गया कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए बी सी है ना, वो रैशनल नंबर है। तो सवाल ने यहां पे बोला कि भैया कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोएफिशिएंट्स यानी जिसके ए बी सी रैशनल नंबर्स हैं। इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट 1 प्लस रूट 2 है, दूसरा रूट तुमको बताया नहीं, अब तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया तुम इतनी ही जानकारी से बताओ कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जो कि इस बात को फुलफिल कर रहा होगा। तो तुम कहोगे सर क्या ही आंगड़ू बांगड़ू टांगड़ू सवाल पूछ दिया है। तुम तुरंत कहोगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने को कह रहा है तो दोनों रूट बताना चाहिए था, ससुरे ने एक ही रूट बताया, दूसरा आसमान से टपकेगा क्या? तो कहोगे नहीं सर। अब यहां पे एक बहुत अच्छा रूल बता रहा हूं, रूल ध्यान से सुनना और याद रखना। कभी भी अगर आपको बोल दिया जाए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर हैं, जैसे यहां बोला गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हमने पढ़ा एग्जैक्टली दो रूट होंगे। अब दो रूट में से एक रूट क्या है सर जी? तो आप तुरंत कह दीजिएगा कि सर इसके दो रूट्स में से एक रूट है 1 प्लस रूट 2, दूसरा रूट हमें दिया नहीं है। तो दूसरा रूट आप खुद से पता कर सकते हो। क्या होगा दूसरा रूट पता है? दूसरा रूट हो जाएगा इसी का कंजुगेट, यानी कि 1 माइनस रूट। कभी भी किसी रूट वाले टर्म का कंजुगेट कैसे निकालते हैं? किसी भी अगर मैथमेटिकल टर्म में रूट आ जाए तो उसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं? बस रूट वाले टर्म का, सिर्फ रूट वाले टर्म का साइन अपोजिट करके लिख देना। तो सर 1 1 ही रहा, रूट वाला टर्म ये है, इसका साइन प्लस के साथ है, साइन अपोजिट कर देंगे, माइनस के साथ रूट 2 हो जाएगा। तो किसी भी रूट वाले मैथमेटिकल टर्म का कंजुगेट निकालना तुम लोग सीख गए। तो याद रखना
कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट रैशनल नंबर है और उसके सर्ड रूट्स है, ये रूट वाले रूट्स को सर्ड रूट्स कहते हैं, तो उसके अगर सर्ड रूट्स है तो हमेशा कंजुगेट एक दूसरे के होते हैं। तो अगर तुमको एक दे देगा तो दूसरा रूट तुम खुद से निकाल सकते हो। अब तो पता चल गया ना दो रूट, अब तो जनरेट कर लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहोगे हाँ सर अब आसान हो गया, तो करो भैया, आसान हो गया। तो यहां पे अब हम तुरंत कह देंगे कि सर जी जनरेट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम प्रोडक्ट की कहानी चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स यहीं पे दोनों को ऐड करो, दिख रहा है सर रूट टू कट जाएगा, ऐड करेंगे 1 + 1 2 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई, दिमाग में ही सॉल्व करो सर, a + b a - b मल्टीप्लाई करोगे a² - b², तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस b² मतलब कि √2 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 1 - 2 - 1। तो सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ऑप्शन देख के पता लग रहा है वेरिएबल x पे जनरेट करना है। तो पहले अगर हम जनरल फॉर्म लिख दें सर जी, तो ये हो जाएगा k × x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। वैल्यू पुटिंग करेंगे सर जी, तो x² माइनस सम हो गया 2 इंटू x, प्रोडक्ट हो गया -1, थोड़ा दिमाग में करिएगा, प्लस ऑफ -1 -1 बचेगा बराबर 0। और ऑप्शंस देख के समझ में आ रहा है सर जी k की वैल्यू 1 पुट की गई है, क्योंकि सीबीएसई के लिए पता नहीं k बराबर 1 क्यों इतना फेवरेट है। सीबीएसई का ये k बराबर 1 से क्या ऑब्सेशन है, आज तक मैं नहीं समझ पाया भैया। तो यहाँ पे k बराबर 1 अगर हम पुट करेंगे तो भैया हमारा आंसर मैच हो जाएगा। तो k बराबर 1 पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x² माइनस 2x माइनस 1 = 0। ये आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो x² माइनस 2x माइनस 1 = 0, x² माइनस 2x माइनस 1 = 0 बी में दिख रहा है। बी इज आवर करेक्ट आंसर। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक और शानदार सवाल हमने धुएं में उड़ा दिया। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे आ जाते हैं भैया। अगला सवाल क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है यार, क्या कह रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है, if one root of the equation is 3 times the other, then इनमें से क्या ट्रू होगा। सवाल ने आपको सिंपली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के बारे में बताया। क्या बताया? तो दोनों रूट्स की वैल्यू क्या है ये आपको नहीं बताया। आपको सवाल देने वाले भैया ने बस इतना बोला कि भैया इनके दोनों के रूट्स के बीच में ये रिलेशन है कि एक रूट दूसरे रूट का 3 टाइम्स है, एक रूट दूसरे रूट का 3 गुना है। अब बताओ इनमें से कौन सा रिलेशन ए बी सी में ट्रू होगा। तो देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बिहेवियर कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह ही होता है। इसी वजह से आपको दिखता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप के सवाल आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी मिलते हैं। इसी वजह से सॉल्व करने की टेक्निक भी सेम यूज होती है। याद करिए जब तुम लोगों को मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस टाइप की चीजें समझाई थी तो मैंने क्या बोला था, रूट्स के बारे में, जीरोस के बारे में वहां पे बोला था। सिमिलरली मैंने आपको यही बोला था ना कि भैया अगर रूट्स के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बात होती है तो बहुत हाई चांस है कि सम एंड प्रोडक्ट के कंसेप्ट से वो सवाल बनेगा। तो भैया यहां पे भी वही चीज होगी कि इनडायरेक्टली रूट्स के बारे में बात हो रही है तो सम एंड प्रोडक्ट के कंसेप्ट से सवाल बनेगा। यानी कि अगर हम यहां पे दिमाग लगाएं तो ये कह दीजिएगा कि सर मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बहुत बढ़िया। अब इसके दोनों रूट्स के बारे में इनडायरेक्टली बताया गया है कि एक रूट दूसरे का 3 गुना है। ठीक है सर, तो ये जो बात बोल रहा है वो कर लेते हैं कि सर अगर मैं एक रूट को थोड़ी देर के लिए रैंडमली अल्फा मानूं तो दूसरा इसका 3 टाइम्स है, तो इसका 3 गुना 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3 अल्फा। तो अब मैंने इस इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन से मैथमेटिकल चीज निकाल ली। अब जैसा कि हमें पता है सर सम प्रोडक्ट की कहानी से बनने वाला है तो वो कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है सर, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म है -b/a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है सर, डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म है c/a। कहोगे हाँ सर। अब यहां पे वैल्यू पुटिंग करेंगे सर जी, तो ये मेरे रूट्स है। कहोगे हाँ सर। इनका सम क्या हो जाएगा, यहीं पे करो, अल्फा प्लस 3 अल्फा 4 अल्फा हो जाएगा सम, बराबर कितना आ गया -b/a। तो यहां से अल्फा निकल के आ जाएगा, अल्फा बराबर 4 इस तरफ भेज देंगे -b/4a हो जाएगा। कहोगे हाँ सर। अब दिमाग लगाइए, अगर मैं इस अल्फा को यहां पुट कर दूंगा तो अब मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। बिल्कुल। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 3 अल्फा इंटू अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर।
बराबर सी बाई ए, और अल्फा की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सर जी। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 इंटू अल्फा का स्क्वायर यानी कि माइनस बी बाई 4a का स्क्वायर बराबर कितना भैया, सी बाई ए। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या कहानी आ रही है सर जी, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर सी बाई ए। तो यहां दिमाग काम कर रहा है, एक ए से एक ए गया तेल लेने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर जी तो ये निकल के आ जाएगा 3b स्क्वायर बराबर 16 इंटू ए के बचा है, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सर रिलेशन एबीसी में आ चुका है। ये रिलेशन कहां दिख रहा है, 3b स्क्वायर बराबर 16ac। तो सर 3b स्क्वायर बराबर 16ac ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक और बेहतरीन सवाल को धुएं में उड़ा दिया, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट सवाल पे मूव ऑन कर जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो याद रखना यहां पे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही तरह चलता है, इसी वजह से सेम टाइप के सवाल मिलते हैं और इसी वजह से सॉल्व करने की टेक्निक्स भी बिल्कुल सेम टाइप की होती है, लॉजिक्स भी सेम टाइप के यूज होते हैं। इस टाइप का सवाल याद करिए, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बनाया था। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, देखो ध्यान से सवाल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। सवाल कह रहा है कि भैया ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट्स आएंगे, हाँ सर आएंगे, वो दोनों रूट्स का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है सर कर देंगे। अब ये जो रेसिप्रोकल हो चुके हैं उन नंबर्स को रूट्स मान के अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो वो इनमें से कौन सा होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं सवाल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आएंगे, हाँ सर, दोनों ही रूट्स का, दोनों ही नंबर्स का रेसिप्रोकल कर दो, कर दिया सर। अब वो जो नए नंबर आए हैं उनको रूट्स मान के हम एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो वो इनमें से कौन सा होगा। समझ गए सवाल, कहोगे हाँ सर समझ गए। तो अल्टीमेटली आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने के लिए आपके पास रूट्स का सम, रूट्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है ना, इतना करते हैं पहले, सवाल अपने आप बन जाएगा। पहले जितना समझ में आ रहा है उतना करो ध्यान से, बहुत आराम से सुनना और करना, चीजें अपने आप क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो तो आप तुरंत कहिएगा कि सर एक्स वेरिएबल पे बनाया गया है, ठीक है, क्लियर है सर, एक्स वेरिएबल पे बनाया गया है, ठीक है सर। तो जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है k इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, यही होता है। यानी कि मेरे को अगर अपने रूट्स का सम और प्रोडक्ट पता चल जाए तो मेरा काम हो जाए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनना, इसके रूट्स मुझे डायरेक्टली तो पता है नहीं, तो मैं एक काम करता हूं, चीजों को इजी बनाने के लिए मैं इसके रूट्स को अल्फा बीटा अज्यूम कर लेता हूं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक। अब इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा हो गए तो मुझे ये जो नया वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है वो इसके रेसिप्रोकल वाले रूट से बनाना है। तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा, बीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई बीटा। यानी ये नए नवेले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स होने चाहिए। तो अब रूट्स पता है तो सम प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं। तो सम इनका क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, प्रोडक्ट इनका क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा। कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर मुझे ये चीज सिंप्लीफाइड फॉर्म में कहीं से मिल गई तो हम पुट कर सकते हैं। अब ये चीज कहां से मिलेगी, तो तुरंत तुम्हारी खोपड़ी चलेगी कि सर ये अल्फा बीटा वाला एक्सप्रेशन है और आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में ही सिखाया था कि इस टाइप का एक्सप्रेशन पता करने के लिए मुझे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा चाहिए, जो कि अभी फिलहाल मुझे नहीं पता है, तो कहीं से लाना पड़ेगा। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहां से आएगा, तुरंत खोपड़ी चली कि सर इस वाले के रूट्स को अल्फा बीटा माना था, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, यहां से कंपेयर करके वो चीजें आ जाएंगी जो कि इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए। खत्म हो गया सवाल। तो तुरंत यहां से कहिएगा कि सर इसके रूट्स को अल्फा बीटा हमने अज्यूम किया है, यानी कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, क्योंकि डायरेक्टली ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाई ए। कहोगे हाँ सर।
अब इनका यूज करके यहां पे हम सम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो इसको इस फॉर्मेट में चेंज करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि इस टाइप के एक्सप्रेशन को हमेशा इस फॉर्मेट में चेंज करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे, नीचे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। कहोगे हाँ सर, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग अगर करे सर जी, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ये आ गया आपका माइनस बी बाई ए। ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे सर, ए से ए कट गया, क्या बचा, माइनस बी बाई सी बचा। कहोगे हाँ सर। सम की कहानी आ गई यूज होने के लिए। अब प्रोडक्ट की कहानी 1/अल्फा इंटू बीटा, यानी यही अल्फा इंटू बीटा है, 1/अल्फा इंटू बीटा, यानी इसी का रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, ए बाई सी। अब तो वैल्यूज आ गई है, अब तो हम यूज कर सकते हैं। कहोगे हाँ सर। तो अब यहां पे हम अपने वैल्यूज को यूज कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम इतना है। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बी बाई सी इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट हो गया आपका ए बाई सी बराबर 0। कहोगे हाँ सेंसे। थोड़ा अंदर एलसीएम लेके अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो डिनोमिनेटर में सी हो जाएगा, यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये हो गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और यहां पे आगे क्या हो जाएगा भैया जी, प्लस ए हो जाएगा बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर जी, तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट के अंदर सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 इंटू सी, 0 आ जाएगा। और जैसा कि तुमको पता है सीबीएसई को के बराबर 1 की वैल्यू से बहुत प्यार है। ऑप्शंस को देख के समझ में आ रहा है, अगर हम के को 1 पुट करें, अगर हम यहां के को 1 पुट करें तो मेरा आंसर आता हुआ दिख रहा है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कहीं दिख रहा है क्या, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सर, करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल, लाजवाब सवाल, शानदार सवाल। और इस सवाल का ये रिजल्ट डायरेक्टली याद भी रखना बड़े काम का है कि अगर सवाल कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और अगर कहे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल से एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करेंगे, वो किस टाइप का होगा, तो वहां पे आप कह दीजिएगा वो हो जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। यानी कि आपको चेंज क्या दिखा, आपको चेंज बस इतना दिखा सर कि सी और ए ने अपनी पोजीशन शिफ्ट मार ली। दिख रहा है सर, यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 था, इसमें सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0, यानी ए और सी ने बस पोजीशन शिफ्ट मार ली है रेसिप्रोकल के केस में। तो सीधे ये रिजल्ट याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं। चलिए अगले बेहतरीन सवाल पे चलते हैं सर जी। तो हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल की कहानी खत्म होती है, अब थोड़े सब्जेक्टिव सवाल पे आ जाते हैं सर जी। तो टर्म 2 में पूछा गया था ये सवाल 21-22 वाले बोर्ड एग्जाम में। सवाल कह रहा है, if the sum of the roots of this particular quadratic equation is 13/21 more than the product of the roots, then find the value of k। तो सर कोफिशिएंट की जगह पे k दिख रहा है, k की वैल्यू निकालनी है। तो यहां मैथमेटिकल रिलेशन क्या दिया, तो सर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बीच में एक रिलेशन दे रहा है। रिलेशन ये दे रहा है कि कह रहा है कि भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल है, किसके इक्वल है भैया, तो ये इक्वल है 13/21 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। यही तो कह रहा है कि भैया सम ऑफ रूट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट से 13/21 ज्यादा है, यानी कि कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्लस 13/21 है। तो इस कहानी से मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट हो गया, बस डेटा पुट करना है, खत्म हो गया सवाल। और तुम लोग को इतना मैंने ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में ट्रेन कर लिया है कि भैया मन में ही कंपेयर करके एबीसी पता कर सकते हो। कहोगे हाँ सर, तो मन में ही कंपेयर करे तो सम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो सम ऑफ रूट्स होता है सर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए दिमाग में कंपेयर करिए, कितना आ जाएगा सर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 11/k, यानी कि 11/k। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया जो कि होता है माइनस बी बाई ए बराबर 13/21 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, कहिएगा सर सी बाई ए होता है, दिमाग में ही कंपेयर करिए, सी बाई ए निकल के आ जाएगा k माइनस 23 डिवाइडेड बाई के। बस के टर्म इक्वेशन आ गई, सॉल्व करोगे के आ जाएगा। कहोगे हाँ सर सिंपल है, तो के वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो इसको बगल में बुला लेते हैं भैया। तो 11/k माइनस
k माइनस 23/k बराबर 13/21। एलसीएम ले लेंगे सर जी, तो नीचे k हो जाएगा, ऊपर हो गया 11 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दें तो k माइनस माइनस प्लस 23 बराबर यहाँ पे 13/21 हो गया। फर्दर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सर जी यहाँ पे, तो कितना हो गया 23, 33, 34 माइनस के ऊपर नीचे हो गया k बराबर इस तरफ 13/21। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर जी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 13 के बराबर कितना हो गया 34 इंटू 21 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा सर जी 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, यानी कि 8 3 11 का 1, यहाँ 1 714, तो ये आ गया 714 माइनस 21 के। अब के वाले टर्म को इधर बुला ले तो सर 21 31 34 के बराबर 714 आ गया सर जी। तो 17 से कटना चाहिए, देख के लग रहा है सर, तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 17 4 जा 68, बचा 3, 34, 17 2 जा 34, 2 21 जा 42, तो मेरे पास निकल के आ रहा है के बराबर 21। हमारा आंसर आ चुका है। एक और बेहतरीन से PYQ को धुएं में उड़ा दिया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए के की वैल्यू 21 निकल के आ रही है सवाल के अंदर। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल की कहानी देख लेते हैं। 2015 में पूछा गया सवाल, एक बहुत फुद्दू सा सवाल, एक बहुत इजी सा सवाल। सवाल क्या रहा है, इफ x इज इक्वल टू -1/2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जिसमें अननोन कोफिशिएंट में k दिख रहा है। सवाल आपसे इसी k की वैल्यू पूछ रहा है। जानकारी क्या दे दी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सोल्यूशन होंगे, दो रूट्स होंगे। दो सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन आपको दे दिया है और k की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। तो सर यहां पे सवाल सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हम अपने सोल्यूशन के डेफिनेशन को रूट्स के डेफिनेशन को यूज करते हैं। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की डेफिनेशन कहती है कि भैया अगर ये फलाना नंबर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर मैं इस रूट को, इस सोल्यूशन को वेरिएबल x की जगह यहाँ पे पुट करूंगा तो उसके बाद ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में LHS बराबर RHS कर देगा। तो बस हो गया, खत्म हो गया सवाल सर जी, जीरो की इक्वेट कर देगा, खत्म हो गया सवाल सर जी। तो कर लेते हैं यहाँ पे ये काम। तो इस कंसेप्ट को यहां पे हम अप्लाई करके कह देंगे कि भैया सिंस -1/2 इसका रूट है, तो अगर मैं वेरिएबल x की जगह पे -1/2 को पुट करूं तो मेरा LHS वाला पार्ट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह पे -1/2 यानी कि -1/2 का स्क्वायर, प्लस आगे हो जाएगा 2 इंटू के इंटू एक्स, एक्स की जगह पे -1/2 और भैया जी उसके बाद -3। तो वेरिएबल की जगह पे अगर रूट पुट करेंगे तो ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब जीरो की इक्वल कर देगा। यहां से अननोन के आ जाएगा, कहोगे हाँ सर सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूं सर तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास आ रहा है 3 डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 3/4। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस के और -3 बराबर 0, के को उस तरफ भेज देंगे सर जी तो ये प्लस के हो गया। इधर मेरे पास बचा है 3/4 -3, दिमाग में सॉल्व करो, 4 3 जा 12, 3 -12 -9/4 यानी कि के की वैल्यू निकल के आ गई है -9/4 हमारा आंसर होगा। तो एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट खटाखट एकदम। के की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भैया, के की वैल्यू निकल के आ रही है -9/4। अब देखो इससे एक चीज याद आई, याद रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी दो सोल्यूशन होता है, लेकिन तुम्हारा एक ही सोल्यूशन है, इसलिए कह रहा हूं अच्छे से पढ़ाई कर लो। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है सर, अगला सवाल कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो देखो इस टाइप के सवाल को बनाने के दो तरीके हैं। सवाल ने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जिसमें अननोन a और b है, दोनों अननोन आपको निकालना है, ठीक है सर। सवाल ने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स बता दिए, दोनों सोल्यूशन बता दिया, तो कैसे सॉल्व कर सकते हो। मेथड 1,
आम जिंदगी। आप कहिएगा कि सर रूट्स की सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि वेरिएबल की जगह पुट करेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो एक रूट को सेटिस्फाई करवाएंगे, ए और बी में एक इक्वेशन आएगी, एक और रूट को सेटिस्फाई करवाएंगे, ए और बी में एक और इक्वेशन आएगी। तो दो अननोन ए और बी है, दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व करोगे ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। ये थी आम जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी, जिसे प्रिंस सेंसेई के निंजास बनाएंगे। सेंसेई ने बार बार बोला कभी भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों रूट्स की बात कर दे भैया, सम प्रोडक्ट से बनाओ। याद आ रहा है तो बनाओ यार। जब याद आ रहा है तो बिना टाइम वेस्ट किए सम प्रोडक्ट से बनाओ। तो सर जी सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सम ऑफ रूट्स, रूट्स यहां पे आपको गिवन है, तो ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2/3 को ऐड करो और -3 को ऐड करो, यही हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। यानी ये आ जाएगा 2/3 प्लस -3, यानी कि सर ये हो गया 3 3 9, 2 -9 -7/3। तो सम ऑफ रूट्स -7/3। कहोगे हाँ सेंसेई सही बात है। और स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो सम ऑफ रूट्स स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके निकालना जानते हो, -b/a। सिचुएशन के हिसाब से -b/a का मतलब क्या हो जाएगा सर, तो सिचुएशन के हिसाब से ये हो जाएगा -7/a। तो ये इक्वल है -7/3 के। तो -7 से -7 गया 1 टाइम्स में, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, a बराबर 3 निकल के आ रहा है। a निकल के आ गया फटाक से। अब यहीं पे दिमाग चल जाना चाहिए कि सर इसी तरीके से प्रोडक्ट से b आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, तो देखो रूट्स ये है, प्रोडक्ट करो तो थोड़ा सा, तो 2/3 और -3 का प्रोडक्ट, यही रूट्स है। तो 3 से 3 कट गया सर जी, तो ये -2 निकल के आ रहा है। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है सर जी, -2 निकल के आ रहा है। और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं c/a होता है। यहां पे सिचुएशन के हिसाब से c/a का मतलब हो जाएगा ये। कहोगे हाँ सर दिस बराबर -2। अब a निकाल चुके हो, पुट कर दोगे b आ जाएगा। तो ये निकल के आ जाएगा b डिवाइडेड बाई a के बदले 3 डाल देंगे बराबर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b बराबर -6 आ गया सर जी। कहोगे हाँ सर। तो a की वैल्यू निकल के आ रही है 3, b की वैल्यू आ रही है -6, a और b निकाल लिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। अब हम अपने अगले सवाल में पहुंच चुके हैं, एक और धांसू सवाल, शानदार सवाल। और इस सवाल में हुआ एक जादू, आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि कुछ ही सेकंड्स पहले प्रिंस सेंसेई बाबा जैसे दिख रहे थे और इस सवाल में अचानक प्रिंस सेंसेई की बियर्ड छोटी हो गई है। तो पता नहीं कैसे सुपरसोनिक स्पीड के साथ प्रिंस सेंसेई ने अपनी बियर्ड छोटी कर ली, लेकिन ये जरूर सिखाऊंगा कि सुपरसोनिक स्पीड के साथ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। ध्यान से सुनिएगा, कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो, आपके सिलेबस में दो ही मेथड्स हैं, या तो हम स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा ले या फिर हम श्रीधराचार्य रूल लगा ले, जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। अब निंजास इस चीज को लेकर परेशान होते हैं कि कहाँ कौन सा मेथड फिट बैठता है, कहाँ कौन सा मेथड लगाना चाहिए। लोड ना लो, जब वन शॉट लूंगा इस चैप्टर का बहुत ही जल्दी, तो वहां पे डिटेल में सिखा के एक्सपर्ट बना दूंगा। फिलहाल इस पर्टिकुलर वैरायटी में एक्सपर्ट बनाता हूं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं उसमें अननोन वेरिएबल होता है सर जी, उसी वेरिएबल की वैल्यू निकलती है, सॉल्यूशन आता है, रूट्स आता है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, उसी वेरिएबल की वैल्यू निकलती है। और वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें नंबर्स वाले कोफिशिएंट मिलते हैं। इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस टाइप की वैरायटी में ये खास है सर कि मेरे वेरिएबल जो है वो x है, ये मुझे क्लियर है, x की वैल्यू निकालनी है, वही मेरा सोल्यूशन होगा, वही रूट्स होगा। लेकिन मजे की चीज ये है कि सर x वेरिएबल तो है, लेकिन यहां कोएफिशिएंट की जगह पे मुझे सिर्फ नंबर नहीं मिल रहा है, मुझे x जैसे ही कुछ अननोन टर्म्स मिल रहे हैं, a और b। तो ये वाली वैरायटी ध्यान रखना कि भैया आपका वेरिएबल आपको क्लियर है x है, लेकिन कोफिशिएंट की जगह पे सिर्फ नंबर्स नहीं है, कुछ अननोन टाइप के टर्म्स है। तो कभी भी इस वैरायटी का सवाल आ जाए तो अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस वैरायटी का सवाल कभी भी इनकाउंटर हो जाए और तुम्हारी प्रैक्टिस कम है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने की, तो हमेशा श्रीधराचार्य रूल लगाना। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गारंटी देता हूं आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस टाइप के सवालों की अच्छी खासी प्रैक्टिस है, बढ़िया से प्रैक्टिस की हो प्रिंस सेंसेई के साथ, तो बेझिझक दिमाग लगाना और स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा देना, फटाफट बन जाएगा। तो बात ध्यान रखना, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए मैंने भैया बेड़ा पार कर दिया। जिसकी इस टाइप के सवाल की प्रैक्टिस कम है,
टाइम थोड़ा ज्यादा जरूर लगेगा, लेकिन एकदम सेफ मेथड है श्रीधराचार्य रूल लगा के बना लेना। जिसकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस है भैया, वो टाइम बचाएंगे और फटाफट दिमाग लगा के इसको स्प्लिटिंग ऑफ टर्म से बना लेंगे। तो भैया प्रिंस इनसे साथ है, तो फटाफट वाला मेथड देखते हैं, कैसे दिमाग लगाना है सीखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सर हम बचपन की क्लासेस से स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स मेथड पढ़ते हुए आ रहे हैं, उस रूल को अप्लाई करके कहेंगे कि सर मेरे जो एक्सट्रीम वाले टर्म्स हैं, इनके कोएफिशिएंट्स का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट आएगा 1 इंटू फलाना, यानी कि ये निकल के आ जाएगा आपका नेगेटिव साइन के साथ 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, चीजों को समझने के लिए थोड़ी देर के लिए इस नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब स्प्लिटिंग का रूल ये कहता है कि सर आपका ये जो प्रोडक्ट आया है, इस प्रोडक्ट को आप दो चीजों में, दो टर्म्स में इस तरीके से ब्रेक डाउन करो कि उनको जब मल्टीप्लाई करो तो ये वापस आ जाए, और उन्हीं दोनों टर्म्स को सुटेबल तरीके से प्लस या माइनस साइन का यूज करके कंबाइन करो, यानी कि सुटेबल तरीके से इन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ये मिडिल टर्म आ जाए, जो कि इस सवाल में 2a है। यही रूल कहता है स्प्लिटिंग का। कहोगे हाँ सर, अब इस रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले दिमाग ये लगाना है कि भैया मैं इसको किस तरीके से दो टर्म्स में ब्रेक डाउन करूं कि प्रोडक्ट करूं तो वापिस ही आ जाए। तो सीधे दिख रहा है कि सर ये अब्बा चब्बा डब्बा स्क्वायर माइनस डब्बा स्क्वायर का फॉर्म है, तो डब्बा स्क्वायर माइनस डब्बा स्क्वायर कहीं पे भी दिख जाता है, फट से फॉर्मूला लगाएंगे डब्बा प्लस डब्बा इंटू डब्बा माइनस डब्बा। इस तरीके से मेरे पास दो टर्म्स ऐसे आ जाएंगे जिनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो वापिस ही आ जाएगा। तो सर फर्स्ट स्टेप तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है। तो सर अगर हम यहां ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोसीड करें तो मैं इसको लिख सकता हूं 2b का होल स्क्वायर माइनस इसके पड़ोसी को लिख सकता हूं a स्क्वायर। तो डब्बा स्क्वायर माइनस डब्बा स्क्वायर, डब्बा प्लस डब्बा इंटू डब्बा माइनस डब्बा। कहोगे हाँ सेंसर सही बात है, यानी कि सर जी इसको कैसे तोड़ना है समझ में आ गया। तो जो समझ में आया लिख लेते हैं। एक हो जाएगा टर्म 2b प्लस ए, एक और हो जाएगा 2b माइनस ए, और मुझे दिख रहा है इनको प्रोडक्ट करेंगे वापिस ही आ जाएगा। आधा काम हो गया। अब अगला आधा काम यह है कि सर इनमें मैं प्लस माइनस साइन का कॉम्बिनेशन कैसे यूज करूं कि मिडिल टर्म 2a आ जाए। तो सर इसको ध्यान से देख के बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो b वाला टर्म कट जाएगा और a मिलके 2a बन जाएगा। सॉर्टेड हो गया। कैसे करना है भैया, इस चीज में इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, खत्म हो गया सवाल। अप्लाई कर लो अब कंसेप्ट। तो यहां पे अब अगर हम अपना कंसेप्ट अप्लाई करें तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, माइनस यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे ब्रैकेट के अंदर। अब ये 2a लाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर जी, फलाना माइनस ढिमकाना करो यहां पे। तो एक है आपका 2b प्लस ए, और इसमें घटाना है किसको, 2b माइनस ए को घटाना है। यही करना है। कहोगे हाँ सर, ब्रैकेट क्लोज। दिख रहा है सर, ये काम जैसे ही हम करेंगे अंदर में कितना आ जाएगा, 2a निकल के आ जाएगा, और आगे माइनस साइन है तो ओवरऑल माइनस 2a बन गया। सॉर्टेड। और सर ये x के साथ है तो x अटैच कर देते हैं। x अटैच कर दिया तो मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है सर, मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट हो चुका है एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये जो आगे वाला टर्म है सर जी, ये आगे वाला टर्म ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। इस आगे वाले टर्म को मुझे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी तो फैक्टराइज कर पाओगे। कहोगे हाँ सर, तो इस आगे वाले टर्म को मैं इसी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा, यानी कि 2b प्लस ए इंटू 2b माइनस ए, अब बराबर 0। अब आप आराम से ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करिए, पेयरिंग करिए। तो सर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2b प्लस ए इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 2b माइनस ए इंटू एक्स, आगे जाके माइनस 2b प्लस ए इंटू 2b माइनस ए बराबर 0। अब अगर हम यहाँ पे पेयरिंग कर लें सर जी, तो ये पेयरिंग में जाएगा और ये पेयरिंग में जाएगा, तो यहां से मुझे दिख रहा है सर x कॉमन निकल जाएगा, तो बचा x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2b प्लस ए। कहोगे हाँ सर एकदम सही बात है, ब्रैकेट क्लोज। यहां पे देखें सर जी, तो 2b माइनस ए कॉमन होगा, कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, यहां से माइनस 2b प्लस ए बचेगा। कहोगे हाँ सही, बराबर 0। अब फिर मुझे दिख रहा है सर ये दोनों में है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है सर ये वाला टर्म दोनों में है, तो ओवरऑल कॉमन निकाला जा सकता है। ओवरऑल कॉमन निकालेंगे तो मेरे पास एक फैक्टर आ गया x माइनस ब्रैकेट के अंदर 2b प्लस ए, और यहाँ पे सर जी अब बच क्या गया,
तो यहां से बचा x प्लस यहां से आपके पास बचा है 2b माइनस a। कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर 0। अब क्या करना है सर, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक रूट आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक और रूट आ जाएगा। कर लेते हैं फटाक से। तो सर ये काम अगर हम यहां पे कर ले तो मुझे दिख रहा है इसको 0 से इक्वेट करे, यानी कि x माइनस 2b प्लस a बराबर 0, x माइनस 2b प्लस a बराबर 0। 0 से इक्वेट करेंगे, यहां से दिख रहा है सर x की वैल्यू आ रही है, ये इस तरफ जाएगा, 2b प्लस a बन जाएगा, एक रूट निकल के आ गया। अगेन इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये है सर x प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है 2b माइनस a। तो ये अगर हम करेंगे सर तो इसको उस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा x बराबर नेगेटिव साइन के साथ ब्रैकेट के अंदर 2b माइनस a, एक और रूट आ गया। तो सर हमने यहां पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगाते हुए, अपने प्रैक्टिस को यूज करते हुए, दिमाग लगाते हुए बड़ी आसानी से इसके दोनों रूट्स निकाल लिए। कहोगे हाँ सर सही, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप देख पा रहे होगे सर जी कि यह सवाल मल्टीपल टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 2015 में आया है, 21-22 में आया है, टर्म 2 में आया है। तो आगे भी बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता यही सवाल आएगा, लेकिन इस टाइप का आएगा। और सोचने का लॉजिक कहीं ना कहीं मेरे साथ प्रैक्टिस करके आप निंजा सीख जाओगे। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो अब एक और यही वैरायटी का सवाल देखते हैं। कौन सी वैरायटी सर? हमारे ये अननोन कोफिशिएंट वाली वैरायटी। तो लॉजिक जानते हो, सेफ मेथड भी जानते हो, और स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स का दिमाग लगाने वाला भी मेथड जानते हो। तो फटाफट दिमाग लगाने वाले मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है पहले लिख लो सर। एक्स स्क्वायर प्लस, यहां ब्रैकेट के अंदर है a बाई ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, कहोगे हाँ सर ठीक है। अब यहां पे मुद्दा ये है सर जी कि हम अगर यहां स्प्लिटिंग लगाने के लिए अपने एक्सट्रीम टर्म्स के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट आएगा 1 निकल के। अब 1 को मैं किस तरीके से दो टर्म में ब्रेक डाउन करूं कि सर अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वापस से 1 आ जाए, और साथ साथ इन दोनों को अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूं, प्लस माइनस साइन का कॉम्बिनेशन यूज करूं, तो ये मिडिल टर्म आ जाए। अब यहां पे तुम्हारे लिए बहुत खास हो गया। क्यों? क्योंकि देखो, लास्ट सवाल को देखो और समझो। मिडिल टर्म करता क्या है? ऐसा ही कुछ करके दे देता है ना। मिडिल टर्म करता क्या है? मिडिल टर्म का जब सिंप्लीफिकेशन करते हो, जब स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म यूज करते हो प्रोसेस, तो मिडिल टर्म करता क्या है? मिडिल टर्म आपको पता है सर जी, आपके एक बीच वाले टर्म को इस तरीके से दो टर्म में तोड़ देता है। मजे की चीज ये है कि सवाल में ऑलरेडी बीच वाला टर्म दो टर्म में टूटा हुआ है, तो आपको सवाल ने हिंट दे दिया। बस आंखें खुली होनी चाहिए सर जी, समझ रहे हो ना। सवाल ने आपको हिंट दे दिया कि भैया अगर तुम नॉर्मल तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते तो एक मिडिल टर्म होता जो कि दो टर्म में टूट जाता। यहां ऑलरेडी तुमको दो टर्म में तोड़ के दे दिया गया है, तो अब इससे आसान क्या बनाया जा सकता है? तो तुरंत तुम्हारी खोपड़ी चल रही है कि सर अगर मेरे यही दोनों टर्म है तो क्या इनको प्रोडक्ट करके 1 आएगा? आ रहा है। दोनों को मन में प्रोडक्ट करके देखो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, 1 आ रहा है। तो यहाँ बहुत इजीली, लास्ट सवाल से भी ज्यादा इजीली समझ में आ गया कैसे ब्रेक डाउन करना है। तो सर मुझे दिख रहा है एक हो जाएगा a बाई ए प्लस बी, और एक और हो जाएगा a प्लस बी बाई ए। कहोगे हाँ सेंस है। और अब क्लियरली यहाँ पे जज हो रहा है बाई प्रोसेस। मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, और इन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिडिल टर्म बन रहा है। इनफैक्ट ऐड करने से मिडिल टर्म बन रहा है। खेल खत्म, पैसा हजम हो गया। तो सर यहाँ पे जो चीज समझ में आई उसको लिख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये ऑलरेडी स्प्लिट फॉर्म में है, जैसे का तैसा उतार दो। तो a बाई ए प्लस बी लिख लिया तुमने, प्लस यहाँ पे a प्लस बी बाई ए लिख लिया तुमने। तुम्हारी मर्जी है ओवरऑल x बाहर करके बाद में तोड़ लेना, या अभी अंदर x दे दो, तुम्हारी मर्जी है। तो सर इतना, और पता है तुमको कि सर इस 1 को उस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी फैक्टराइज कर पाओगे। तो ये वाला जो 1 है इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखोगे, यानी कि a बाई ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा भैया, a प्लस बी बाई ए। कहोगे हाँ सेंसे, बराबर 0। क्लियर है सभी को? कहोगे हाँ सर क्लियर है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक टर्म निकल के आ रहा है a बाई
ए प्लस बी इंटू एक्स, और आगे जाके प्लस एक और टर्म निकल के आ रहा है ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स, और इसको लिख ले कंटिन्यू तो प्लस ए बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाई ए, कहोगे हाँ सेंसर बराबर 0। अब यहाँ पे सर पेयरिंग कर लेते हैं, इसका पेयर बनेगा और इसका पेयर बनेगा, तो पेयरिंग करके अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो मुझे दिख रहा है सर जी यहाँ पे कि सर यहां से x कॉमन हो जाएगा, x कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x प्लस a बाई ए प्लस बी, कहोगे हाँ सर एकदम सही बात है। और आगे जाके यहां से दिख रहा है a प्लस बी बाई ए कॉमन हो जाएगा, प्लस a प्लस बी बाई ए कॉमन हो जाएगा, तो अगर हम ये कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास बचेगा यहां से x प्लस क्या बचेगा भैया, तो यहां से मेरे पास बचेगा x और यहां से बचेगा मेरे पास प्लस a बाई ए प्लस बी, ए बाई ए प्लस बी, ठीक है, बराबर 0। अब सर ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है तो ओवरऑल कॉमन निकल जाएगा, तो ओवरऑल कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा x प्लस ए बाई ए प्लस बी, और सर जी अब मेरे पास यहां से x बचा प्लस यहां से a प्लस बी बाई ए बचा बराबर 0। अब क्लियरली दिख रहा है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा x बराबर, ये उस तरफ जाएगा सर तो ये हो जाएगा माइनस ए डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, कहोगे हाँ सेंस है। और अगेन इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी बाई ए। तो सर इस सवाल को भी हमने अपने स्प्लिटिंग के दिमाग से जैसे आपको सिखाया सॉल्व किया और अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स निकाल लिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अगेन एक इंपॉर्टेंट वैरायटी का सवाल 2016 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जल्दी से नोट डाउन कर लो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सॉल्व करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम डिस्टेंस स्पीड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, आप लोग देख पा रहे होगे सर, टाइम डिस्टेंस स्पीड, ये वाला डीले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है सर जी, 2018 में बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है। पहले सवाल क्या कह रहा है समझो ध्यान से, देखो सवाल ने बोला कि अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम एंड इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम it had to increase its speed by 100 km per hour from the usual speed, find its usual speed। सवाल ने बोला कि भैया मान लेते हैं कि एक एरोप्लेन है जिसको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, रोज का इसका काम है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की दूरी है 1500 किलोमीटर, ये सवाल ने हमें बता दिया है। तो सवाल कहता है कि जब प्लेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है, अब नॉर्मल स्पीड क्या है मुझे नहीं पता, सवाल ने वही नॉर्मल स्पीड यूजुअल स्पीड पूछा है लास्ट में, तो मुझे नहीं पता ये नॉर्मल स्पीड क्या है। तो सवाल कह रहा है कि भैया अगर प्लेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है तो जो नॉर्मली डिसाइडेड टाइम है उस टाइम तक डेस्टिनेशन पे प्लेन पहुंच जाता है। अब किसी वजह से प्लेन 30 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, 30 मिनट का डिले हो गया, लेकिन टाइम पे पहुंचना है तो प्लेन की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो पायलट ने इस सिचुएशन में इस 30 मिनट के डिले को कवर करने के लिए प्लेन की स्पीड जर्नी में 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दी। तो बताओ यूजुअल स्पीड क्या है। तो समझ गए, दो सिचुएशन है कि जब सब कुछ नॉर्मल है तो यूजुअल स्पीड से चलता है और अपने नॉर्मल टाइम पे पहुंच जाता है। सेकेंड सिचुएशन में आधे घंटे का डिले हो गया, आधे घंटे प्लेन लेट स्टार्ट हुआ लेकिन टाइम पे पहुंचना है तो स्पीड बढ़ानी पड़ जाएगी, तो स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया गया। तो बताओ यूजुअल स्पीड क्या है। अब देखो यहां दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना कैसे दिमाग लगा रही इक्वेशन बना रहे हैं। तो सर लगना यही बेसिक फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी को घुमा फिरा के रीअरेंज करके लगाना। अब देखो कैसे लगाते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली एक दिमाग लगाऊं तो मेरा दिमाग काम कर रहा है कि सर मान लेते हैं नॉर्मली ट्रेन जो है वो 5 बजे शाम में मान लेते हैं खुलती और डेस्टिनेशन पे 6 बजे शाम में पहुंचा देती है। चीजों को समझाने के लिए इक्वेशन कैसे बनेगी ये समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि नॉर्मली जब सब चीजें नॉर्मल चल रही है तो प्लेन 5 बजे खुलती है, 6 बजे पहुंच जाती है। अब क्या हुआ है, प्लेन आधे घंटे डिले से खुली है, आधे घंटे लेट खुली है। यानी प्लेन कब खुली है, आधे घंटे लेट, यानी 5:30 PM पे खुली है, लेकिन पहुंचा टाइम पे ही रही है, यानी अभी भी पहुंचा रही है 6 बजे ही।
ठीक है, लेकिन अब चूंकि डिले हुआ है तो इसको कवर करने के लिए स्पीड बढ़ी हुई है प्लेन की, ठीक है सर जी। अब देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो तुरंत यहां पे मेरा दिमाग काम कर रहा है, आराम से सोचना और समझना। कि सर इस नॉर्मल सिचुएशन में कितना टाइम लग रहा है, 1 घंटा, हाँ सर। इस वाले सिचुएशन में कितना टाइम लग रहा है, आधा घंटा, हाँ सर। तो दोनों जगह लगने वाले टाइम का डिफरेंस क्या है? अगर मैं कहता हूं कि नॉर्मली जो टाइम लग रहा है वो है t1 और इस सिचुएशन में जो टाइम लग रहा है वो है t2, तो t1 माइनस t2 क्या है? आप कहिएगा सर t1 है 1 आवर, t2 है 30 मिनट्स यानी हाफ आवर, तो t1 माइनस t2 1 माइनस हाफ आवर आएगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल। तो मेरे पास इक्वेशन बन रही है सर t1 माइनस t2 बराबर हाफ आवर, क्योंकि SI यूनिट्स में हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है सर। जहां पे t1 क्या है, तो t1 है नॉर्मल सिचुएशन में लगने वाला टाइम, और t2 क्या है सर, t2 है जब लेट हो रहा है उस सिचुएशन में लगने वाला टाइम। कहोगे हाँ सर, ये मैंने आपको मार्क कर दिया। तो कभी भी इस टाइप का डिले वाला सवाल मिले ना कि सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, अब लेट हो रहा है तो स्पीड बढ़ानी पड़ गई है ताकि टाइम पे पहुंचे, तो हमेशा ना इसको इसी लॉजिक से बनाना कि खुद से रैंडमली मन में रफ में एक अजम्पशन ले लेना कि मान लेते भैया 5 बजे शुरू हो रही है नॉर्मली, 6 बजे पहुंचा दे रही है। अब 30 मिनट का डिले हुआ तो 5:30 में शुरू हो रही है, लेकिन अगेन 6 बजे ही पहुंचा रही है सर जी। तो यहाँ 1 घंटा लग रहा है, यहाँ आधा घंटा लग रहा है, तो दोनों के टाइम का डिफरेंस क्या हो गया सर, तो t1 माइनस t2 30 मिनट्स हो गया। लिख दिया आपने 30 मिनट्स को ऐसा यूनिट में यानी आवर में 1/2 आवर। तो हमेशा ऐसे करके करना, बहुत आसानी से इक्वेशन बना लोगे। वरना बहुत सारे बच्चे ना इस टाइप के सवाल में कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्यों ऐसा हो जाता है कि नॉर्मल टाइम माइनस आगे का टाइम मिलके ये डिले की इक्वल आ जाता है। देख रहे हो ना सर कि ये डिफरेंस डिले की इक्वल आ गया। तो बहुत सारे बच्चे जब इस सवाल का सोल्यूशन देखते हैं या टीचर से समझते हैं तो यही कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि तसूरा ये डिफरेंस की जगह पे डिले कैसे आ गया। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको सिखा दिया कि ऐसे करके करना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया। आपको नॉर्मल स्पीड यूजुअल स्पीड निकालनी है, नहीं पता आपको, मान लेते हैं कि इस सिचुएशन में हमारी नॉर्मल स्पीड या यूजुअल स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड सिचुएशन में चूंकि लेट हो रहा था तो स्पीड बढ़ाना पड़ गया। तो सर इस सिचुएशन में मेरी स्पीड क्या है, तो नॉर्मल स्पीड के कंपैरिजन में 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दी गई है, यानी इस सिचुएशन स्पीड है x प्लस 100 किलोमीटर पर आवर। कहोगे हाँ सर एकदम सही बात है। तो बन तो गई इक्वेशन। सर टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस सिचुएशन में टाइम t1 बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस 1500 है डिवाइडेड बाय स्पीड x है, ठीक है सर। t1 का काम हो गया, माइनस t2 क्या हो जाएगा, अगेन इस सिचुएशन का टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस अभी भी वही है, कितना है सर 1500, डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है, अब स्पीड है इस सिचुएशन में x प्लस 100, तो t2 निकल के आ गया बराबर 1/2। तो x के टर्म में इक्वेशन बन गई है, दिख रहा है सर। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं सर जी। तो इस टाइप के सवाल में ना ये फर्स्ट स्टार्ट लेने में ही बच्चों को दिक्कत होती है। वो बार बार यही सोचते हैं कि ये डिले के बराबर डिफरेंस ऑफ टाइम कैसे आ जाता है, कैसे आ जाता है। आज तुमने लॉजिक सीख लिया और मैंने ये एग्जांपल लिया, तुम कोई दूसरा टाइम का भी एग्जांपल लेते तो फर्क नहीं पड़ता, ये गैप अगेन डिले के ही बराबर आएगा। तुम कोई भी दूसरा टाइम कॉम्बिनेशन यूज करोगे ना अपनी मर्जी से, सेम रिजल्ट आएगा। इसलिए परेशान मत होना कि मैंने 5 से 6 माना है तो तुमको भी 5 से 6 मानना है। चलो बहुत बढ़िया, सवाल पे लौटते हैं। तो सर यहाँ पे दिख रहा है 1500 कॉमन हो रहा है, 1500 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां से बचा 1/x माइनस यहां से बचा 1/x प्लस 100 और यहाँ पे बराबर 1/2। कहोगे हाँ सर। सिंप्लीफिकेशन करेंगे सर जी तो 1500 और यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x। न्यूमरेटर में थोड़ा मन में सॉल्व करो, x प्लस 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे माइनस x, तो क्या बचेगा 100 बचेगा, बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी कि सर अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो मुझे समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ध्यान से सुनना, अगर हम यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, अगर हम यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 100x, एक्स स्क्वायर प्लस 100x, ठीक है, बराबर बराबर क्या हो जाएगा सर, ध्यान से देखना, तो 15 2 जा 30 हो गया सर, ठीक है, ध्यान से देखना, 15 2 जा
30 हो गया। अब इसके अलावा 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 4 जीरो और लगाना है, 1 2 3 4। कहोगे हाँ सर। अब इसको इधर बुला लेंगे, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस ये कितना हो गया 3 लाख बराबर 0 हो गया। कहोगे हाँ सर, एकदम सही बात है। अब कैसे यहां पे सॉल्व करेंगे सर? तो स्प्लिटिंग लगता हुआ दिख रहा है, कैसे? तो दिख रहा है सर, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं, कैसे स्प्लिट करूं सर जी? तो यहां पे मुझे समझ में आ रहा है, यहां पे मुझे बहुत क्लियरली ये दिख रहा है सर जी कि अगर मैं इसको यहां पे स्प्लिट करने जाऊं तो ये कैसे स्प्लिट होना चाहिए? कैसे स्प्लिट होना चाहिए भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यहां पे कैसे स्प्लिट होना चाहिए। तो अगर आप यहां पे सोचोगे कि सर ये कैसे स्प्लिट होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये कैसे स्प्लिट होना चाहिए। तो सर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे स्प्लिट करूंगा तो ये यहाँ पे हो जाएगा 5 6 जा 30 होता है, यानी कि सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 600x माइनस 500x, तो 6 5 जा 30 हो गया और 4 जीरो, तो 30 और 4 जीरो सॉर्टेड है मामला। कहोगे हाँ सर। माइनस यहाँ पे 3 लाख बराबर 0। कहोगे हाँ सेंस है। तो अगर हम यहाँ पेयरिंग कर लें, तो पेयरिंग करके यहाँ पे दिख रहा है सर, यहाँ से x कॉमन, x प्लस 600 हो जाएगा, और सर यहाँ से माइनस 500 कॉमन, यहाँ पे भी x प्लस 600 हो जाएगा बराबर 0। तो सर ये दोनों में आ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ ओवरऑल x प्लस 600 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा, यहाँ से x बचा माइनस यहाँ से 500 बचा बराबर 0। तो सर यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x बराबर माइनस 600 निकल के आ जाएगा, इसको करेंगे x बराबर 500 निकल के आ जाएगा। यानी कि सर दो आंसर आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा दिमाग काम कर रहा है कि सर स्पीड का भी नेगेटिव तो आ नहीं सकता, यानी ये वाला आंसर रिजेक्ट हो जाएगा, यानी यही मेरा वैलिड आंसर होगा, x बराबर 500। और x हमने अपनी नॉर्मल स्पीड को माना था, यूजुअल स्पीड को माना था। तो हमारी नॉर्मल स्पीड, यूजुअल स्पीड जो सवाल ने पूछी थी, ये क्या निकल के आ रही है सर जी? तो ये निकल के आ रही है 500, और यूनिट क्या थी, किलोमीटर पर आवर, यानी 500 kmph निकल के आ रहा है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, साइड हो जा रहा हूं। एक और धुआंधार सवाल कैसे सॉल्व करना है हमने सीख लिया। चलिए बहुत ही बढ़िया, अगले सवाल पे आ जाते हैं सर जी। तो ये रहा अगला सवाल, असर्शन रीजन का सवाल है, बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो तो सर यहां पे ये जो सवाल है, इसके असर्शन में कहा जा रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। यानी सवाल का कहना है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही होगी तो मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा रियल रूट्स आएंगे। रीजन में कह रहा है इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल देन अदर इज आल्सो रियल। रीजन में कहा जा रहा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट रियल है तो दूसरा वाला भी रियल होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ही अमेजिंग सवाल है। ये सवाल ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और तोड़ तोड़ के भी सेपरेट सवाल में भी पूछा जा सकता है। अब सवाल का लॉजिक क्या है समझना ध्यान से। सबसे पहले ट्रिक देखो, तो सर यहां पे ट्रिक ये कहती है कि कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इस टाइप का होगा, कोफिशिएंट इनटू कुछ मान लेते हैं वेरिएबल x है तो x स्क्वायर, फिर से प्लस कोई कोफिशिएंट इनटू x प्लस कोई कांस्टेंट बराबर 0। यही होता है सर, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी टाइप का होता है। तो कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखे कि तीनों ही कोफिशिएंट को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके 0 आ रहा है, कि सर हमने इस डब्बे को प्लस इस डब्बे को प्लस इस डब्बे को, इनको जब ऐड किया और ऐड करके 0 आ रहा है सर जी, तो हमेशा याद रखना कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएंगे सर, एक रूट हमेशा 1 होगा। तो ये रूल कभी मत भूलना, ये ट्रिक सीधे याद रखना, एग्जाम में बहुत टाइम बचेगा। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो इसी फॉर्म का होगा कि मान लेते हैं वेरिएबल x है, तो वेरिएबल x पे एक टर्म x स्क्वायर वाला, एक टर्म x की पावर 1 वाला, एक टर्म कांस्टेंट टर्म। तो जो तीनों कोफिशिएंट है सर, ये गधा घोड़ा हाथी कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमको ये दिख रहा है ना कहीं पे भी दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीनों कोफिशिएंट्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करके 0 आ रहा है, तो सीधे याद रखना कि उसका एक रूट 1 होता ही होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको मैं समझाता हूं। देखो जैसे मान लो मैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ले लेता हूं, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये मान लो मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मुझे गिवन है, क्या गिवन है सर? मुझे गिवन है कि इसके कोफिशिएंट्स का सम 0 है, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 है सर, ये मुझे गिवन है। तो क्यों ऐसा होगा सर कि इसका एक रूट हमेशा 1 आएगा, दो रूट में से एक रूट हमेशा 1 आएगा, ऐसा क्यों होगा सर? देखो दिखाता हूं। अगर मैं तुमको यहां पे कहूं कि भैया मान लो ये मैं पॉलिनोमियल का पार्ट उठाता हूं और मैं कहूं कि इसको अगर मैं पॉलिनोमियल px कह रहा हूं, इतने पार्ट को पॉलिनोमियल px कह रहा हूं, आप मुझे p1 निकाल के दिखाओ, तो आप कहोगे सर यानी कि वेरिएबल x की जगह पे 1 को पुट करेंगे तो a इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि a प्लस b इंटू 1 यानी कि b प्लस c, ये निकल के आ जाएगा। तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट है, इसको मैंने px बोला और मैंने कहा कि भैया इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो एट x इज इक्वल टू 1। जब आपने निकाला तो ये निकल के आया। अब आपको गिवन है इसी की वैल्यू 0, तो p1 0 आ गया। मतलब समझ रहे हो तुम, कभी भी जब वेरिएबल की जगह पे कुछ पुट करते हो और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 आ जाता है तो वही तो उसका 0 होता है, वही तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता है। तो पॉलिनोमियल का 1 0 हो गया, यानी अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बात करूं तो उसका रूट 1 हो गया। भाई कॉमन सेंस लगाओ ना, दिमाग लगाओ ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही तरह तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलता है कि भैया अगर मेरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई 0 है, मतलब कि सेम टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वही रूट हो जाएगा। वही वाला लॉजिक यहां पे लगा कि भैया अगर ये मेरे पॉलिनोमियल का पार्ट है तो 1 पुट करने पे वेरिएबल की जगह पे अगर मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, उसी को 0 कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल का अगर 1 0 है मतलब मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 1 रूट है। कहोगे हाँ सर, तो इसका एक रूट जो है वो 1 होगा, हो गया ना प्रूव? तो कहोगे हाँ सर। तो ये पीछे की मैथमेटिक्स थी और ये सीधे ट्रिक याद रखना कि जहां दुनिया का कोई भी कैसा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे, अगर आपको दिख रहा है कि सर अगर मैं अपने कोफिशिएंट्स को जोड़ रहा हूं, कोफिशिएंट कुछ भी हो, अब मैंने आपको समझाने के लिए कोफिशिएंट एबीसी लिया, यहाँ गधा घोड़ा हाथी कुछ भी तो हो सकता था। हो सकता था एक जगह k हो, एक जगह k-1 हो, एक जगह 2k+1 हो, तो कोफिशिएंट तो कुछ भी हो सकता था। कुछ भी हो, हमेशा याद रखना अगर कोफिशिएंट्स को जोड़ो और जोड़ के कोफिशिएंट्स 0 आ जाए भैया, मतलब उसका एक रूट हमेशा 1 होगा ही होगा। ये रूल एकदम दिमाग में बिठा लेना, इतना पहले नोट डाउन कर लो। ठीक ठीक है सर। अब अपने सवाल पे लौटते हैं। अब ये कंसेप्ट सीख गए हो तो अब अपने सवाल पे लौटते हैं, क्योंकि अब आप चीजें समझ जाओगे। तो भैया जी आपके दिमाग में यहां पे आएगा कि सर ये जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लिए बोल दिया गया है कि कोफिशिएंट्स का सम 0 है, तो सर इसके दो रूट में से एक रूट पक्का 1 आना है। कहोगे हाँ सर। अब दूसरा रूट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक रूट 1 आना है। ठीक है सर, चलो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में क्या जानते हैं? हमने यही पढ़ा है सर कि अगर हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स की बात करते हैं तो या तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स आता है, यानी कि ये भी रियल होगा ये भी रियल नंबर होगा और दोनों डिफरेंट होगा। तो मान लो एक रियल नंबर r1 कह देते हैं, दूसरा रियल नंबर r2 कह देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का नेचर जानते हैं कि सर या तो दोनों रूट्स रियल आएगा तो रियल एंड डिफरेंट, यानी दोनों रियल है और डिफरेंट है, या ऐसा होगा सर जी कि दोनों रियल एंड इक्वल है, अगर ये आर है तो ये भी आर है, या हो सकता है दोनों रियल ना हो। तो दोनों रियल नहीं होता है तो दोनों इमेजिनरी होता है। तो मान लो एक इमेजिनरी रूट i1 कह देते हैं, दूसरा इमेजिनरी रूट i2 कह देते हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलता है सर, कंक्लूजन ये निकलता है कि सर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक रूट रियल आ जाए एक रूट इमेजिनरी आ जाए। हमेशा मुझे समझ में आता है कोई भी केस बने, अगर एक रियल आएगा तो दूसरे को भी रियल आना पड़ेगा, भले वो इक्वल आ जाए या डिफरेंट आ जाए। अगर एक रूट रियल है तो दूसरे को भी रियल होना पड़ेगा, भले वो डिफरेंट रियल रूट हो या सेम रियल रूट हो। और सर अगर एक रियल नहीं है तो दूसरा भी रियल नहीं होगा। अभी एक बहुत तगड़ा कंक्लूजन निकल के आया। अब इसी कंक्लूजन को यहां यूज करो। सर एक रूट 1 आया रियल नंबर, अब दूसरा क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है ये भी कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं सर अगर एक रियल नंबर रूट आया है तो दूसरा रूट भी रियल नंबर होगा। और आपको बोला क्या जा रहा है कि अगर ये बराबर 0 है देन इट हैज रियल रूट्स। सही बात है, इट हैज रियल रूट्स, ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन में क्या कहा जा रहा है? इफ वन रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल अदर रूट इज ऑल्सो रियल। अभी तो हमने ये चीज सीखी कि भैया अगर एक रूट रियल है तो दूसरे को भी रियल होना ही पड़ता है। अब भले वो एक डिफरेंट रियल नंबर हो या सेम रियल नंबर हो, एक रियल है तो दूसरे को भी रियल होना पड़ेगा, और अगर एक रियल नहीं है तो दूसरा भी रियल नहीं होगा। कहोगे हाँ सर, तो दोनों ही ट्रू है, या तो ए आंसर होगा या तो बी होगा। मुद्दा है कि ए होगा कि बी होगा।
तो तुरंत दिमाग में काम कर रहा है कि सर इसको पढ़ के मैंने अपने आप से पूछा क्यों भगवान, क्यों क्यों ऐसा है, क्या क्यों का जवाब नीचे लिखा है, कहोगे हाँ सर लिखा तो है। भाई इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आपको पता है कि एक रूट रियल आएगा, अब दूसरा रूट आपको नहीं पता है, फिर भी आप कह रहे हो ये भी रियल होगा, इसी बात का तो यूज कर रहे हो ऊपर। भाई दोनों रूट इसके क्यों रियल आए, इसलिए आए ना क्योंकि ये वाला लॉजिक लगा जो कि नीचे लिखा है, तो बिल्कुल क्यों का जवाब नीचे है। इसका एक रूट 1 आया, अब दूसरा रूट क्या आएगा ये नहीं पता, लेकिन ये पक्की बात है कि दूसरा रूट भी रियल नंबर आएगा। ये आपने कहां से यूज किया, क्या लॉजिक है, ये यहीं से तो यूज किया और यही बात तो नीचे लिखी है। तो आप तुरंत कहिएगा बिल्कुल सर क्यों का जवाब नीचे है, यानी आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। एक और बेहतरीन सवाल धुएं में उड़ा दिया। चलिए आगे चलते हैं सर, अब लास्ट सवाल देख लेते हैं, केस बेस का सवाल है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनना। India is one of the largest importers of crude oil. Oil companies produce crude oil in barrels. Suppose maximum oil produced by company is 300 barrels. तो सर आपको बोल दिया गया है कि एक कंपनी 300 बैरल से ज्यादा नहीं प्रोड्यूस कर सकती। समझ रहे हो ना, कोई भी कंपनी, जिस कंपनी की यहाँ पे बात हो रही है वो 300 बैरल, बैरल वही होता है बड़े बड़े टंकी जैसे शेप के आपके कंटेनर्स होते हैं जिसमें तेल रखा जाता है। तो सवाल देने वाले भैया कह रहे हैं कि भैया कोई ऑयल कंपनी की बात चल रही है, वो मैक्सिमम कितना तेल प्रोड्यूस कर सकता है, 300 बैरल में फिट होने लायक तेल, इससे ज्यादा बैरल के वो तेल प्रोड्यूस नहीं कर सकता। यानी ऐसा नहीं है कि कंपनी 305 बैरल वाला बराबर तेल प्रोड्यूस कर दे, या ऐसा नहीं है कंपनी 310 बैरल में फिल हो जाए उतना तेल प्रोड्यूस कर दे। कंपनी मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इतना तेल प्रोड्यूस कर सकता है कि 300 कंटेनर्स में 300 बैरल में फिट हो जाए। ठीक है सर, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ क्रूड ऑयल. ऑयल कंपनी प्रोड्यूस क्रूड ऑयल इन बैरल. सपोज द मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज 300 बैरल्स एंड प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेल्स इज गिवन बाय द फंक्शन. और भैया जो वो प्रॉफिट बना रहा है, यानी तेल कंपनी जब तेल बेचेगा तो प्रॉफिट बनाएगा, वो प्रॉफिट इस इक्वेशन से मेजर की जा रही है। इक्वेशन क्या है, px इज इक्वल टू माइनस 10x स्क्वायर, इसके बाद प्लस 3500x और भैया जी माइनस 66,000। कहोगे हाँ सर यही है मेरी इक्वेशन, जिस इक्वेशन से वो तेल कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें ये पैरामीटर्स x और p क्या है सर, तो x के बारे में बोला है कि भैया x इज द नंबर ऑफ बैरल्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, मतलब x रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना बैरल प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि उतना ही बैरल बिक जाएगा मार्केट में, तो ये है नंबर ऑफ बैरल्स। ठीक है सर, और P क्या है, प्रॉफिट। P क्या है, प्रॉफिट। तो आपका एकदम दिमाग काम कर रहा है कि सर X क्या है, बैरल की संख्या। तो एग्जांपल के लिए अगर 100 बैरल कंपनी बनाती है तो 100 बैरल में कितना प्रॉफिट होगा, तो 100 बैरल कंपनी बना रही है मतलब X बराबर 100 हो जाएगा, यानी तुमको P 100 निकालना है, तो X की जगह पे 100 पुट करोगे, P 100 आ जाएगा, वो जो नंबर आएगा उतना ही प्रॉफिट कंपनी बनाएगी। तो कितने बैरल पे कितना प्रॉफिट बनेगा सर जी, वो इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है, जहां X इज द नंबर ऑफ बैरल्स, P इज द प्रॉफिट मेड। अब सवाल ने आपसे एक एक करके क्या पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। When no barrel is produced, then the profit or loss is. अगर एक भी बैरल प्रोड्यूस नहीं होता तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो P क्या है, प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक भी बैरल नहीं है, X नंबर ऑफ बैरल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नो बैरल मतलब एक भी बैरल नहीं है, मतलब X जीरो है। X है नंबर ऑफ बैरल, जब एक भी बैरल नहीं बना तो X जीरो है। यानी कि सर अब इस सिचुएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ और कितना हुआ कैसे निकालोगे, तो इसी फंक्शन में पुट करोगे X बराबर जीरो, क्योंकि कंडीशन क्या है, एक भी बैरल प्रोड्यूस नहीं हुआ और X है नंबर ऑफ बैरल, तो X बराबर जीरो। तो अगर हम P जीरो यहां से निकालें, यानी X की जगह पे जीरो पुट करेंगे, मन में कैलकुलेट करना, सर X की जगह पे जीरो डालोगे ये टर्म जीरो हो गया, ठीक है ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ X की जगह पे जीरो डालोगे ये टर्म भी जीरो हो गया, आगे जाके माइनस 66,000 आ रहा है, कहोगे हाँ सर, यानी ओवरऑल जीरो बैरल्स पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो माइनस 66,000। अब मेरी बात समझना, प्रॉफिट आ रहा है 66,000 माइनस साइन के साथ। अब यहां पे वही दिमाग लगाओ जो तुमने बचपन की क्लासेस में सीखा है। बचपन की क्लासेस में प्रॉफिट लॉस में क्या सीखा था कि सर अगर हम प्रॉफिट की वैल्यू निकाल रहे हैं और प्रॉफिट मेरा नेगेटिव आ जाए, मतलब एक्चुअली में लॉस हो रहा है। कभी भी किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो उसके आगे नेगेटिव साइन आ जाए, मतलब एक्चुअली उल्टी चीज हो रही है।
प्रॉफिट नेगेटिव आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? प्रॉफिट -66,000 है। तो एकदम वही बचपन वाला लॉजिक कि सर प्रॉफिट आ रहा है -66,000, तो ये माइनस साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि सर एक्चुअली में लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट नेगेटिव आने का मतलब हो गया लॉस हो रहा है सर जी। तो लॉस हो रहा है 66,000 का। किसी ऑप्शन में दिख रहा है सर? बिल्कुल सी में दिख रहा है, लॉस ऑफ 66,000। बेहतरीन सवाल, नोट डाउन कर लो। चलिए सवाल का अगला पार्ट, हाउ मेनी बैरल शुड द कंपनी प्रोड्यूस टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट्स। अब ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन कब होता है कोई चीज? जब ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। मतलब तुमने अगर 500 रुपए लगाए दुकानदारी में और तुमने 500 रुपए कमा लिए, तो आपने ब्रेक इवन कर दिया। मतलब ना ही आपको फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, जितना आपने लगाया था उतना वापस आ गया, उसी को ब्रेक इवन कहते हैं। अब ब्रेक इवन को मैं प्रॉफिट के टर्म में कैसे बोलूंगा? प्रॉफिट के टर्म में यही बोलूंगा, ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। मुझे प्रॉफिट की इक्वेशन दी है, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट बराबर 0। तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि कंडीशन में कहा जा रहा है कि ब्रेक इवन होने के लिए नंबर ऑफ बैरल्स कितना होना चाहिए। मतलब ब्रेक इवन की सिचुएशन में ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, क्योंकि मुझे प्रॉफिट की इक्वेशन दी है, मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मतलब प्रॉफिट बराबर 0। तो प्रॉफिट बराबर 0 करके जब x निकाल लेंगे, जो कि नंबर ऑफ बैरल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो प्रॉफिट बराबर 0 कर देते हैं। तो प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है सर जी? -10x², इसके बाद आगे +3500x और उसके बाद -66,000 बराबर 0। यही है। अब सर नेगेटिव x² वाला टर्म का कोफिशिएंट होता है, तो सॉल्व करना थोड़ा उटपटांग हो जाता है। तो तीनों टर्म को उस तरफ भेज देते हैं ताकि कोफिशिएंट पॉजिटिव बन जाए। तो तीनों टर्म को उस तरफ भेजेंगे सर जी, तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, सबका साइन अपोजिट हो जाएगा उधर जाके। तो 10x² -3500x +66,000। कोई दिक्कत नहीं सर, बराबर 0। यानी स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगा के x निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। तो अगर हम यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स लगा के x निकालने जाए तो कैसे फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है सर जी? थोड़ा दिमाग लगाते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सर कि ये हो जाएगा आपका 66, 3 0 और एक 4 0, 2 3 4 0 सर। 66 को मैं 11 6 जा यानी कि 3 × 2 इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मेरा टारगेट है 35 लाना, 0 तो मैं बाद में एडजस्ट कर लूंगा। तो देखो 11 3 जा 33 और 2, 33 और 2 से 35 आ जाएगा। तो क्या दिख रहा है सर? 33 और 2 का यूज करना है। 33 और 2 का यूज करना है। तो 33 और 2 यानी कि सर यहां पे हम लिख लेंगे 3300x और भैया जी साइन को रेस्पेक्ट करते हुए 200x। अब देखो यहाँ पे 33 और 2 के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे 3500 भी आ गया और यहाँ पे अगेन दिख रहा है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्रोडक्ट 66 3 0 और 1 0 यानी 66 के साथ 4 0 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। 33 2 जा 66 और 4 0 का कॉम्बिनेशन भी बन रहा है। तो कई बार बड़े बड़े कोफिशिएंट्स में भी ना स्प्लिटिंग लगाने के लिए हड़बड़ाना नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। चलो अब ध्यान से इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया +66,000 बराबर 0। यानी अगर हम यहाँ पे अब पेयरिंग कर ले सर जी, तो पेयरिंग करके यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सर जी 10x कॉमन हो गया, तो यहां से क्या बचा? x -330। आगे जाके -200 कॉमन हो गया, तो क्या बचा? x -330 बराबर 0। ये दोनों में दिख रहा है सर जी, यानी ओवरऑल कॉमन निकाला जा सकता है। तो x -330 और इधर से बचा 10x और -200 बराबर 0। तो सर यहाँ पे अब हम इजिली सॉल्व करके बता सकते हैं। इसको 0 से इक्वेट करेंगे, x बराबर 330 आएगा। इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर 200। तो 0 से 0 कटा यानी x बराबर 20 निकल के आ जाएगा। तो 2 आंसर आ रहा है सर। तो यहां पे मेरा दिमाग काम कर रहा है कि सर ये मुझे बता रहा है, ये आंसर्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि या तो मैं 330 बैरल प्रोड्यूस करूं तो मैं ब्रेक इवन हो जाऊंगा, यानी कि ना ही प्रॉफिट होगा ना ही नुकसान होगा, या तो मैं 20 बैरल प्रोड्यूस करूं तो ब्रेक इवन हो जाएगा। अब दोनों आंसर होगा कि एक होगा? बहुत बेहतरीन। अब देखो यहां पे आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ये जो भूला इस सवाल को गलत कर देगा कि कंपनी 300 बैरल से ज्यादा तो बना ही नहीं सकती। तो 300 बैरल से ज्यादा तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी उतना बना ही नहीं सकती। तो 330 बैरल तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी 300 बैरल से ज्यादा तो बना ही नहीं सकती। यानी यही एक वैलिड आंसर होगा, x बराबर 20।
यानी ब्रेक इवन होने के लिए कंपनी को 20 बैरल प्रोड्यूस करने हैं, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट ऑफ सवाल जो कि बहुत इजी है। ग्राफ ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन इज, प्रॉफिट फंक्शन क्या है? यही तो है आपका प्रॉफिट फंक्शन। तो इस चीज का अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? यही आपका प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या है सर? क्वाड्रेटिक है ना, दिख रहा है ना सर, क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला होता है। खत्म हो गया सवाल। तो प्रॉफिट फंक्शन का ग्राफ क्या होगा सर? एक पैराबोला होगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन सवाल, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। तो भैया बहुत ही गजब गजब सवालों के साथ हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के टॉप 15 क्वेश्चंस देखा, और मैं गारंटी देता हूं आपके लिए छांट छांट के बेस्ट क्वेश्चंस लाया था। अगर इतना प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो इस चैप्टर में आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। श्योर शॉट बोल रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। कोई भी बोर्ड एग्जाम में कितना भी टेढ़ा सवाल आ जाए, इस चैप्टर से जरूर बना के आओगे। चलिए, तो इस तरीके से आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए तारा रारा सायोनारा।